देखो पीछे आपने जो पढ़ा था, कल हमने पूरा प्रिज्म पढ़ा दिया था। ठीक, प्रिज्म पूरा फाइनल हुआ था। उसके बाद लेंस आपने पढ़े, लेंस के टाइप पढ़े हैं। अब आज आपको पढ़ना है उसमें जो मेन मेन फार्मूले होते हैं उनकी बात करेंगे। और जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ में कौन है? अकेले तुम भी हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो। बस क्या बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है गोलीय पृष्ठों द्वारा, भाई ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। अब जब स्फेरिकल सरफेस की बात आएगी तो स्फेरिकल सरफेस दो टाइप के होंगे, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। तो हम सुनिएगा, जो ट्वेल्थ में है जिनको डेरिवेशन सीखना है, हम एक बता देते हैं, दूसरा आप प्रयास कर लेना, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आज कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। रोज पढ़ाना से क्वेश्चन नहीं हो पाते कुछ। हाँ, तो पहला है, हम करा देते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए करा देते हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए करा देते हैं फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। चलिए देखते हैं। अच्छा, डेरिवेशन में आप लोग को क्या करना है, बीच में जैसे कल आपने प्रिज्म का किया था, बीच में कई सारे पॉइंट आए थे, उनको याद कर रखना था। क्वेश्चन वहां बीच से पूछ लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं सर, डेरिवेशन जैसे नहीं करना है, कुल मिला के आपको अगर नहीं पढ़ना है डेरिवेशन तो आधा तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि बीच बीच के पॉइंट इसमें यूज होते हैं। इसमें भी है, डेरिवेशन है आपके काम का नहीं, बट बीच में जो पॉइंट बनेंगे, इक्वेशन बनेंगे, वो आपको पता होने चाहिए, सिर्फ वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट और जेईई में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे स्फेरिकल सरफेस, वो भी कैसा, कॉनकेव। ये हो गया, इसके अंदर पूरा ग्लास भरा हुआ है, यानी कांच भरा हुआ है। और बाहर हमारे पास मीडियम है एयर। एयर मींस ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ने कॉनकेव सरफेस को जिस पॉइंट पे कट किया, ये हमारा पोल हो गया। अब ये देख रहे हो स्फेरिकल है, पूरा स्फेरिकल बनाओगे तो इसका यहां कहीं सेंटर आएगा, ठीक। सेंटर से एक लाइन जो पास होगी, जो नॉर्मल का काम करती है, मीन सरफेस से परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, लंबवत टकराएगी। ये किसका काम करेगी, नॉर्मल का, अभिलंब का। एक यहां पे इसके हम रखते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल छोटा सा। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे यहां से इंसिडेंट होगी सरफेस पे, आपने अपवर्तन पढ़ा है, अपवर्तन भी यहां पर भी है ना। ये रेयर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम में, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होंगे, तो हमने n1 और n2 मान लिया। मींस n1 से n2 में जा रही है, n1 क्या है, रेयर मीडियम है, और n2 क्या है, डेंसर मीडियम है। मींस लाइट रे कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। ये
अब आपको मालूम है ये अभिलंब है, नॉर्मल है, तो आपतित प्रकाश किरण जो होगी, इंसिडेंट रे होगी, ये जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो किस तरफ बेंट होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ गई। अभिलंब के साथ ये आप अपवर्तित किरण जो एंगल बनाएगी कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन एंगल। और यहां जो एंगल बनेगा वो कौन सा? अरे आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या होता है? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल होता है। ये पूरा हो गया, यहां लिख देते हैं आई हो गया। अगर इस रिफ्रैक्टेड रेज को हम पीछे बढ़ाएं, ये यहां पे, तो इसका इमेजिनरी इमेज बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां से देखिए, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के इमेज और सेंटर तीनों के प्रिंसिपल एक्सिस से जो स्लोप है, झुकाव है, कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा है, ये हो गए 3 है। ये पॉइंट हमने कुछ लेट कर लिया, ए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल कह सकते हो, एन। फिगर आपका कंप्लीट है। अब आपको देखना है डिस्टेंस को। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से क्या लिखते हो? बोलो, करा चुके, आपको पता होना चाहिए किससे लिखते हैं, यू से। इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या लोगे? सेंटर से आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वक्रता त्रिज्या है। आपको यह भी बताया गया था कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होंगी वो निगेटिव होंगी, और राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होंगी पॉजिटिव होंगी। राइट हैंड साइड में कोई है नहीं है, सारी की सारी लेफ्ट में है, तो यानी ये सारी डिस्टेंस निगेटिव रहेंगी। ये फिगर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना कैसे। थोड़ा एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल क्या आप बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बता पाओगे। देखो, ये जो सी से गई है लाइन, ये नॉर्मल हो गई, और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है कौन सी पीछे बढ़ाया, ये यहाँ पे डॉटेड आई है। इन दोनों रेज के बीच में आर है, तो यहाँ पे आर होगा ना, अपोजिट एंगल। ऐसे ये आर है तो ये भी आर होगा। ये पूरा एंगल आई है। देखना, इन ट्रायंगल ओ सी ए, फिगर में फोकस रखिएगा। ट्रायंगल ओ सी ए में आपको ध्यान देना है। ट्रायंगल दिख गया होगा, ओ सी ए, ये ट्रायंगल दिखा, कुछ इस प्रकार से है, और इसके बाहर यहाँ पे एक एंगल बना है, कौन सा है? गामा। ओ सी ए के बाहर एंगल गामा बना। गामा को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण। इसकी वैल्यू क्या होती है? ट्रायंगल के अंदर ये जो अपोजिट एंगल बनेंगे इनके सम के इक्वल होता है। तो इसमें गामा इक्वल टू कितना बनेगा? इसके अंदर कौन से एंगल है? अल्फा, और ये पूरा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई हो गया। यहां से आई कितना होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप ले लोगे इन ट्रायंगल आई सी ए, देख लीजिए ध्यान से, मिला? इस ट्रायंगल में भी गामा बहिष्कोण है, तो गामा इक्वल टू इसमें क्या होगा? बीटा प्लस आर। ये हो गया। यहां से आर की वैल्यू क्या होगी? गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे आई और आर आपको मिल गए, लगा देना है आपको स्नेल्स रूल। हाँ, बाय यूजिंग स्नेल्स रूल। स्नेल्स रूल कहता है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है, मींस n के इक्वल होता है। और n यहाँ क्या है? n1 से n2 जा रही है, तो जहां जा रही है उसको पहले, और अपॉन में जहां से जा रही है,
रेशियो बना दिया, टोटल इनकी वैल्यू n होती है। यहां लिखोगे चूंकि जो अपर्चर है, अपर्चर किसको बोलते हैं? द्वारक को। ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया, इसका जो द्वारक है इसको अपर्चर बोलते हैं। फिगर में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिकली होता बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे एंगल हो जाएंगे, बहुत छोटे होंगे तो यहाँ पे आई और आर भी छोटे हो जाएंगे, सारे छोटे हो जाएंगे। अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज सो स्मॉल, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो साइन आई है यहां से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हट जाएंगे, ओनली आई अपॉन आर लिखना होगा, इस चीज को ध्यान रखना। इज इक्वल टू क्या बनेगा? n2 बाई n1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? n1i इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। इन तीनों से क्या मिलेगा? आई और आर की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। आई की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 आर, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर दो n1 गामा माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n2 बीटा हो गया। अब यहां से देखिएगा n2 बीटा माइनस में इधर उठा लाओ, प्लस में हो जाएगा, और माइनस इधर है n1 अल्फा, गामा वालों को एक साइड कर देना, दोनों को, दूसरी साइड में n2 गामा, और यहां पे n1 अल्फा है, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे गामा कॉमन ले लीजिए, n2 माइनस n1 गामा हो गया, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। अब आपको क्या करना है? फिर से फिगर में आना है। इन ट्रायंगल ओ एन ए, फिगर देख लेना, फिगर में कहां पर है? ओ एन ए, ओ एन ए कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लगा सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा है? अल्फा है, तो इसमें लगाओगे tan अल्फा। tan अल्फा में केवल अल्फा लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा? बता दिया था, अपर्चर बहुत छोटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हटा देते हैं। tan का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? an, आधार कितना है? on। ऐसा करो, लंब को हम कुछ मान लेते हैं, h मान लिया, तो हो जाएगा h अपॉन on, o से n। n पॉइंट बिल्कुल p के पास में होता है, इसलिए on को हम op भी लिख सकते हैं, h अपॉन op। अब op डिस्टेंस क्या है? op डिस्टेंस क्या है? u है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस h अपॉन u हो गया। इन ट्रायंगल, अब बीटा वाले में पहुंच जाओ, बीटा वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा? आई एन ए, इस ट्रायंगल में tan बीटा मिलेगा आपको, tan बीटा को ओनली बीटा लिखा जाएगा, लंब बटे आधार h अपॉन आई एन, और n आपको बता रखा है p के पास में है, तो आई एन को हम आई पी लिख देंगे। आई पी डिस्टेंस क्या है? ये v है, लेफ्ट में है, माइनस में हो जाएगा। अगला ट्रायंगल गामा वाला ले लो, सी एन ए। इन ट्रायंगल सी एन ए tan गामा इज इक्वल टू ओनली गामा, h अपॉन में बेस कितना? सी एन, और सी एन को आप लिखोगे सीपी। सीपी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेफ्ट में माइनस आर,
अब ये अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू निकली इनको उठाकर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आप रखोगे N2 बीटा की वैल्यू H अपॉन V, अल्फा की वैल्यू माइनस H अपॉन U, H अपॉन R हो गया। यहां से H कॉमन हो जाएगा और ये वाला H कट कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा माइनस N2 अपॉन V माइनस माइनस प्लस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, माइनस में है ना, माइनस में है, ये माइनस उठा के इधर ले आओ, खत्म कर दो तो इसमें गुणा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। एन अब N2 ने लिखा क्या, यहाँ पे क्या था, अच्छा ये लिखा है N2 अपॉन V, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे N2 माइनस N1 बाई R। मेन फार्मूला ये है, एग्जाम में इसको पूछता है। इसी से दूसरा कभी कभी देता है प्रूफ करिए, तो प्रूफ करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्नेल्स रूल में N2 बाई N1 N के इक्वल होता है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे N1 से डिवाइडेड बाई N1, डिवाइड कर देना है। तो बैग काहे टांग लियो, बाहर काहे रखियो, हो तैयारीगा, लग तो रहा है, आराम से बैठो, बैग उतार के बाहर रखे हो, उतार लियो, जीवन में हमेशा बाहर रही। N2 बाई N1 आपको पता है N के इक्वल है, N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा और N2 बाई N1 फिर से N हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कभी कभी ये दे देता है प्रूफ करने के लिए। आप लोग को याद क्या क्या रखना है, एक ये आपको एक ये याद रखना है, एक ये स्टेप, अरे इसको न रखो, यहां से बना है और ये काम का नहीं है, एक ये आपको याद रखना है, एक ये और एक ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ये है कॉन्केव के लिए, ऐसा ही होता है कॉन्वेक्स के लिए। एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछेगा, ध्यान रखना, 99% श्योर है बोर्ड एग्जाम में आएगा। कॉन्वेक्स में भी फॉर्मूला यही आएगा, सिर्फ थोड़ा फिगर अलग बनेगा, डेरिवेशन उसमें भी यही काम करना है। क्या काम करना है, जैसे यहाँ पे आई और आर की वैल्यू निकाला है, उसमें भी पहले आप आई और आर की वैल्यू निकालोगे, स्नेल्स रूल लगाओगे, आई आर की वैल्यू पुट करोगे, ऐसा इक्वेशन बनेगा। फिर बनाने के बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे, उठा के रख देना इक्वेशन में, सॉल्व करके यही आएगा। सेम काम, बस थोड़ा सा उसमें चीजें अलग है। चलो हम फिगर बना देते हैं। कॉन्वेक्स के लिए आपको पता है सरफेस उभरा होगा ऐसे, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, इसका सेंटर आपको मालूम इधर बन रहा है ना, सी हो गया, सी हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखेंगे, लेफ्ट साइड में। सेंटर से जो लाइन जाएगी, जो रेज जाएगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहां से जो रेज चलेगी आपको मालूम है कि रेयर से डेंसर में जा रही है, N1 से N2 में जा रही है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। थोड़ा और पास में रखो, नहीं फिगर बहुत भारी बन जाएगा। यहां पे ले लेते हैं ये। अब जब ये वाई से कांच में आएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल इधर है, इधर मुड़ जाएगी हल्का सा, ये हल्का सा मुड़ गई। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो
आर होगा, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो बाहर कोण बनाएगी वो आई होगा। रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे बढ़ाओगी तो जहां मिलेगी वहां बनाएगी एंगल आई। ये इमेज हो गया। अब इधर ही देखना एंगल क्या होगा, जैसे पीछे वाले में नॉर्मल ड्रॉ किया था वैसे यहां पर भी ड्रॉ कर देना है। पॉइंट हमने लेट कर लिया है, जैसे उसमें एंगल थे वैसे इसमें भी एंगल ले लेना है। अल्फा बीटा गामा, जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी। इसके बाद आपको देखना है जो भी ट्रायंगल लोगे उसके अंदर आई आर सब एंगल होने चाहिए। अगर मान लो हम एंगल लेते हैं, ये हमारा आर है, पीछे देखना चाहोगे तो आर कौन सा होगा, एक लाइन ये गई है एक लाइन ये गई है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल आर बना है, यहां भी आर बनेगा इतना ये, और यहां से लेकर के एंगल ये तो आई हो गया। तो ध्यान रखना ये आई है और इतना आर है। अब वैसे बारी बारी से ट्रायंगल लेना है। पहले आप ट्रायंगल जैसे ले लोगे मान लो यहां से ले लिया ओ सी ए, इस ट्रायंगल को ले लोगे। इस ट्रायंगल में बहिष कोण क्या है, ये वाला है, इतना आई है, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा। ये ले लोगे यहां से ट्रायंगल पूरा, इसके लिए बहिष कोण आर हो जाएगा, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। आई और आर की वैल्यू मिल गई। मिलने के बाद स्नेल्स रूल लगाओगे, इसमें रख रख दोगे आई और आर की वैल्यू, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाओगे ऐसा। फिर यहां से ट्रायंगल लोगे आई एन ए ऐसे करके समकोण त्रिभुज, इसमें tan बीटा निकालोगे, फिर ये लोगे इसमें tan अल्फा निकालोगे, इसको लेंगे tan गामा निकालेंगे, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएंगी। उठा करके जो ऐसा इक्वेशन बनेगा उसी में रख देना है, सॉल्व करना है। अच्छा ये ध्यान देना है, इसमें आर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड में है, तो आर आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ओ लेफ्ट में है, आई भी लेफ्ट में है, तो यू और वी आपके निगेटिव रहेंगे, ओनली आर पॉजिटिव रहेगा। ये ध्यान रखना। ये फिगर हो गया कंप्लीट अगर कॉन्वेक्स का करोगे तो। इसके बाद इसमें एक और जानना होगा जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी उसके आते हैं। वो हो जाए फिर उसके बाद आपको कराते हैं कुछ क्वेश्चन मेरे को जो नीट वगैरह के हैं उनको कराते हैं। कोशिश करो जब टाइम रहा करे तब नोट किया करो, चीजें लिखने से यहाँ देखोगे तो दिमाग में जाती हैं, लिखने से हाथ पे सेट होती है। ये ध्यान रखना है। जहां तक हो सके मशीनरी सामानों पर डिपेंड मत रहिए, जब बहुत आवश्यकता हो तब, नहीं तो नहीं, क्योंकि आपको मशीन को परफेक्ट नहीं बनाना है, आप अपने को बनाना है। क्या हुआ, एसी चालू किया जाएगा? आज बैठो वाला फैन चालू करता हूँ।
पता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत दिन से चल रही ना। सर ने कहा था बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। कुछ है तुम्हारा इसमें नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, आज ही आए हो क्या? फॉर्म भरा है क्या? अच्छा, जेई वाला। अभी नहीं। जेई के एनडीएम क्या पढ़ रहे हो ये? तो ये यहीं आके पढ़ते फिजिक्स से भी पढ़ते? जेई में फिजिक्स नहीं आनी क्या? नहीं नहीं, तो जेई में पढ़ना है तो जेई में फिजिक्स भी तो आती है, तो फिजिक्स पढ़ना चाहिए उनको। अरिहंत का सर उसको सीयूटी एग्जाम में देना है। ठीक। ये वगैरह वो जो कार्ड भी और सवाल भी लेना था। अरिहंत के लीजिएगा। अरिहंत में लैंग्वेज आसान लिखी हुई, समझने में इजी रहता है। एडू कार्ड भी ठीक है, उस सवाल में थोड़ा लैंग्वेज टफ है, महंगी भी पड़ेगी आपको, अरिहंत सस्ती भी पड़ेगी। नोट करते रहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा गया द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम, क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा? कल हमने कुछ पॉइंट लिखाए थे ना, वो कलर के लिए लिखाए थे। यहां क्वेश्चन क्या है, द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, जब लाइट रे कहां से कहां जाएगी। एक चीज आपको मालूम है, क्रिटिकल एंगल के लिए हमेशा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जानी चाहिए। ठीक, अब यहां पे ऑप्शन सुनिएगा। पहला बोला है वाटर टू एयर, डेंसर से रेयर है। अगला बोला है ग्लास टू एयर, ये भी डेंसर टू रेयर है। तीसरा है ग्लास टू वाटर, ये भी डेंसर से रेयर में है। चौथा है एयर टू वाटर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो शुरुआत के तीन में से कोई हो सकता है। अब कैसे जाए, क्योंकि तीनों में यही है, डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे, तो कैसे जाने की कौन सा होगा? ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है, फार्मूला n इक्वल टू 1/sin c, पढ़ा ना क्रिटिकल एंगल के लिए। तो जो भी कंडीशन में n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी n इज इक्वल टू क्या, यहां पे c इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे sin c इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा।
तो जिसमें 1/n की वैल्यू मैक्सिमम हो, मीन्स 1/n का मतलब n1/n2 की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो किसमें मैक्सिमम होगी? आपको मालूम है जिसमें डिनोमिनेटर कम होगा, वही छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? वैल्यू बड़ी आएगी। और जितना बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे वैल्यू उतनी छोटी आएगी। आपको हमने कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाए थे, तो पहला वाला बोलिए। अगर हम वाटर टू एयर करेंगे तो वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है कितना? एयर का। अगला कांच से हवा, कांच का होता है 1.5 और हवा का उससे ज्यादा हो गया ना ये। अगला कांच से पानी, अतिशय तो होगा ही नहीं। अब यहां पे ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू आपको देखना है, इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना? बताओ। रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। यहाँ जो N1 N2 लिखा है ना, ऐसे मत लिखो, ऐसे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कौन रेयर है कौन डेंसर है। इसमें ऐसे लिख देते हैं NR/ND, अब ठीक रहेगा। R का मतलब रेयर, D का मतलब डेंसर। तो ऊपर रखना है रेयर मीडियम का आपको रखना है, नीचे रखना है डेंसर का। उस कंडीशन में जब आप करो, इसमें मिटा दें, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो होगा एक था वाटर, ग्लास टू वाटर करके देखिएगा। इसमें डेंसर ग्लास हो गया, रेयर हो गया वाटर, क्या लिखना है? आर करके देखिए कितना आएगा वाटर का? 1.3 अपॉन 1.5। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट हुआ मीडियम की हार्ड हुआ? सॉफ्ट हुआ। जितना सॉफ्ट होगा उतनी लाइट रेज उतनी आसानी से ट्रेवल कर पाएगी। तो ये हो गया। इसके ऊपर और जो करोगे उसमें से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा वैल्यू। तो याद रखना इसमें ऑप्शन होगा ग्लास टू वाटर। इस क्वेश्चन को इसलिए बताया, अगर ये क्वेश्चन आता तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आपको सिर्फ क्या पता है? डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, इतना पता है। लेकिन इसमें तीन तीन ऑप्शन मिल रहे हैं डेंसर से रेयर में। तो ये भी ध्यान रखना, सी की वैल्यू क्या हो? NR/ND होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। नोट हो गया वो? अगला देखिए, एक क्वेश्चन इसमें और है। एक 2 मीटर का आदमी है, हाइट ऑफ मैन इज 2 मीटर, और उसे अपना फुल इमेज प्लेन मिरर में देखना है। मिनिमम कितनी लेंथ का यानी कितनी हाइट का मिरर यूज करना पड़ेगा? ये बोला गया है लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके? ऑप्शन है 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, 0.25 मीटर। तो 2 मीटर वो खुद है, तो इसको मिरर चाहिए 1 मीटर का। फॉर फुल इमेज के लिए क्या होना चाहिए? 1/2, और इनटू में क्या होना चाहिए? नहीं बताओगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या यहाँ पे तो मैन है, तो मैन जो भी लिखना चाहो। तो ये ध्यान रखना, फुल इमेज के लिए सिंपल सा, याद भी नहीं करना है। ऑब्जेक्ट जितनी लंबी होगी उसकी आधी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए फुल इमेज देखने के लिए। चलो इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं। हाफ इमेज देखने तो उसका हाफ करना है।
उसका भी हाफ कर देना है। क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये मैंने बोला था, बताया था, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर मालूम है, जो बोला था वो मेला में एक खिलौना आता है झाड़ू जैसा निकले रहते हैं उसमें, है ना, अंधेरे में उसकी लाइट ऑन करो तो कहीं से लाइट नहीं दिखेगी, जहां से उनका एंड पॉइंट रहेगा वहीं पे दिखेगा। तो वो लाइट को बेंड करने का एक भी तरीका हो गया। नहीं तो आप सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि लाइट को मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते। और क्या सोचो, डाटा को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह कैसे करोगे? ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं। ये नीचे जमीन में तार बिछाते हैं, पाइप डाल करके देखा होगा ना, पाइप डालते हैं उसके अंदर तार डालते हैं, फिर तो ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा, कहाँ गया, हाँ, टू थिन लेंसेज, दो पतले लेंस हैं, ऑफ फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर एंड -12 सेंटीमीटर। एक लेंस की जो फोकस दूरी है वो +15 सेंटीमीटर, दूसरे की -12 सेंटीमीटर है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों कैसे रखे लेंस? कॉन्टैक्ट में रखे हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंस विल बी, तो दोनों की टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी? अच्छा, पहले फोकल लेंथ कितनी दी थी? 15 और दूसरी कितनी? अगर इनका फिगर बनाओगे, ये कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। दूसरा वाला लेंस कौन सा होगा? बन गया। कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों है, ऐसे संपर्क में रखे हैं, दोनों की फोकल लेंथ है। बोला गया अब ये टोटल इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब टोटल आपका जो लेंस है इस टाइप से बन गया, देखो ऐसा है ना। और इस लेंस का नाम भी आपने पीछे पढ़ा था, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, पढ़ा था ना, उत्तलावतल। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना हो तो फार्मूला आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहां पे पढ़ेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो 1/f = f1 कितना है, f2 कितना है, 1/12 माइनस में तो माइनस हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60, 45 कहाँ जाएगा, -1/60, तो f = कितना आया, माइनस का है। अच्छा, माइनस का है, अगर आपसे पूछा जाए, दोनों इसी क्वेश्चन में पूछता, एक इतनी फोकल लेंथ का है, एक इतनी फोकल लेंथ का है, बताओ जो टोटल कंबाइंड लेंस होगा वो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा? कैसा आया है? माइनस में, यानी कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा ये। अगर पॉजिटिव आता तो कॉन्वेक्स की तरह करता, याद रहेगा। तो बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा? कॉन्केव की तरह बिहेव हो जाएगा, ध्यान रखना, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन बोले, चलिए सुनिएगा। एक क्वेश्चन आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या आपको बुक में जरूर मिला होगा। जैसे आप पढ़ते हैं कि मान लीजिए दो मिरर है, प्लेन मिरर, दोनों को पैरेलल रख दिया जाए और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, एक मिरर में कितने इमेज दिखेंगे? इनफाइनाइट, ये तो मालूम है। अगर दूसरे मिरर को कुछ झुकाया जाए किसी एंगल पे, मान लो एक मिरर को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री झुका दिया गया, अब दूसरे में कितने इमेज बनेंगे? अब नहीं मालूम ना, ये जानना है। पैरेलल का तो मालूम है कि पैरेलल अगर दो मिरर लगे हुए हैं, मान लो एक शीशा आगे लगा दो, एक अपने पीछे लगा दो, बीच में तुम खड़े हो जाओ, आपको अपने ही इतने चित्र दिखेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे।
लेकिन वो पैरेलल होने चाहिए। नाई की दुकान पे जाओ, देखो सामने वाला जो शीशा होता है सीधा लगा रहता है, पीछे वाला थोड़ा झुका के ऐसे लगा होता है, ताकि आपको 3-4 इमेज दिख जाए, 3-4 एंगल से आपको अपना जब सर दिखेगा तो आप देख लो हाँ कहाँ किधर कैसा कटा हुआ है। और अगर पैरेलल लगाएंगे समझ में नहीं पाओगे किसमें देखें, इनफाइनाइट इमेज दिखेंगे आपको। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल। अब देखो क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तभी क्वेश्चन के तरीके मालूम पड़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए कहते हैं कि आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। हालांकि पढ़ा हम लोगों ने ये भी चीजें हैं, वहां बताए थे कि अगर समांतर रखेंगे तो इनफाइनाइट इमेज बनेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि अगर थीटा एंगल पे कोई झुक गया तो कितने इमेज बनेंगे, इसको सीखना है। तो टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल, कितने एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल पर झुके हैं टू ईच अदर। हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बी बिटवीन देम। अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में रख दिया जाए तो कितनी इमेज दिखेंगी। यहां बोला गया है कि दोनों जो मिरर हैं दोनों 60 डिग्री पे रखे हैं, मीन्स एक ये हो गया मिरर, एक ये हो गया मिरर, बीच में कोई मान लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसकी इमेज कितनी दिखेंगी, एक में देखोगे तो या इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ इमेज 360, टोटल तो 360 डिग्री एंगल होता है, तो 360 अपॉन में थीटा, जितने डिग्री पे झुके रहेंगे वो एंगल रखना है। अगर सॉल्व करके ये मान लो m आता है, कुछ भी आता है, नंबर ऑफ इमेज को हम लिख लेते हैं n से, तो m आया। अगर m इवन है, यहां नहीं लिखते हैं, इफ m इज इवन, सम संख्या हो यानी भाग करने पे सम आ जाए, देन नंबर ऑफ इमेज n जो होगा वो m माइनस 1 होगा। और अगर ये ऑड हो जाता है तो n इज इक्वल टू m ही रहेगा। इतना क्लियर, ये आपको मिल गया क्या, रूल मिल गया नंबर ऑफ इमेज का। अब अपने क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा कितना है 60 डिग्री बिटवीन टू प्लेन मिरर बोला है। ठीक, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, देन नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा कितना है 60 है, डिवाइड करोगे 6 आया, 6 कितना है, ये कैसा है, इवन है, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो इमेज कितने दिखेंगे 5 दिखेंगे, 2 3 5 इनफाइनाइट, तो सी ऑप्शन हो गया। इसे करना है, उम्मीद करते हैं कि अब इमेज वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कंबाइंड फोकल लेंथ वाले गलत नहीं होने चाहिए, है ना। और वो तो रट ही गया है, फुल इमेज देखने के लिए हाफ करना है बस। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकस दूरी प्लेन मिरर की अनंत होती है, पीछे लिखवा रखा है भैया, पढ़ लिया करो कभी कभी। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर की, क्या नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, क्यों, इसलिए इनफाइनाइट नहीं, सीधा तो नहीं बोल रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है आर इक्वल टू कितना होता है 2f, अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है आर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, पावर कितनी होती है प्लेन मिरर की, शून्य होती है,
अरे सब लिखा रखा है, पढ़ो भैया, ये सब लिखवा रखा है कॉपी पे। तुम लोग पता नहीं, हम लोग रिवीजन नहीं करते, पीछे का पूछ लिया तो पता ही नहीं है। हो गया। अगला क्वेश्चन ये 2021 का क्वेश्चन है। बोलते हैं क्वेश्चन, सुनिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अ लेंस प्लेस्ड इन एयर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक लेंस है जो एयर में रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। What will be its focal length if placed inside water? अगर लेंस को उठा के हम पानी के अंदर रख दें तो कितना होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। एयर में था तब तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उठा के अगर हम पानी में रख देंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। समझना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूज करना पड़ेगा लेंस मेकर का फार्मूला। अभी नहीं पढ़ा है आपने, क्या करें, पहले करा दें फार्मूला, क्वेश्चन करा दें, क्वेश्चन करा देते, कल उसको करा देते हैं। टाइम टाइम भी हो रहा है, वैसे डेरिवेशन हो जाएगा उसका, करवा दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नहीं वो कराएंगे तो फिर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आपको चीजें मालूम हो गई। नंबर ऑफ इमेज निकालना, फुल इमेज का कंडीशन मालूम हो गया, कॉम्बिनेशन का कंडीशन मालूम हो गया, कई सारी क्वेश्चन की कंडीशन मालूम हो गई, ऑप्टिकल फाइबर का मालूम हुआ। ये सारे क्वेश्चन भैया पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक ध्यान रखना, हल्के मत लेना इनको, नहीं तो जीवन भारी हो जाएगा। हेडिंग होता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ फॉर थिन लेंस, पतले लेंस के लिए। अच्छा, पतला शब्द क्या बताता है कि मोटाई नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर पतला है तो मोटाई को हमें निग्लेक्ट कर देना होगा, लेकिन अब चूंकि हम पहले करेंगे तो मोटाई तो लेंगे ना, लेंस को, लेंस की कुछ तो मोटाई लेंगे और बाद में उसको निग्लेक्ट कर देंगे, यही करेंगे। तो भैया ये हमने ले लिया एक लेंस, थोड़ा ज्यादा मोटा कर दिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इसको लो, कॉन्क्यूल ले लो, क्योंकि यहाँ कहीं पे लेंस तो लिखा नहीं कौन सा लेना है। हमने लिया है जब लेंस के दोनों सरफेस कैसे हो, कॉन्वेक्स हो। अब इसकी मोटाई कुछ मान लेते हैं टी है, क्योंकि बाद में निग्लेक्ट करना पड़ेगा ना, तो कुछ अभी मान लेते हैं। इसका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं C1, इसका हो गया C2, दो है सेंटर। तो इस C1 का जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये हो गया एक फोकस, है ना, दो फोकस होते लेंस के। C2 का इधर कहीं पे सेंटर बनेगा। अब ध्यान देना, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं, चलो छोड़ो रहने दो, N1 N2 ना माने तो कोई दिक्कत होगी क्या, मत मान लो। ग्लास का ले लेते हैं N है,
ठीक। और n1 n2 मानोगे तो बाहर n1 इसका n2, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने खाली एक का माना है। यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ पर, ओ से चलने वाली जो लाइट रेज होगी वो पहले सरफेस पर इंसिडेंट होगी। अब आपको मालूम है पहले सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो एयर टू ग्लास जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी थोड़ा सा तो ये नॉर्मल की ओर भैया झुक गई, ठीक। अब जब यहां से निकलेगी डेंसर टू रेयर तो नॉर्मल से दूर हटेगी। इसका नॉर्मल कहां होगा, इसका नॉर्मल भैया इधर ये यहां से जाएगी, ठीक। अगर हम बनाना चाहें ऐसे सी से जाती ना तो यहां से जाएगी। अब नॉर्मल इधर है तो उधर नहीं मुड़ेगी, दूर हटेगी। और इसका नॉर्मल की बात करोगे तो यहां से जाएगी। तो फिगर गंदा होने के लिए हम नहीं बना रहे थे नॉर्मल को, तो इनकी हमें जरूरत नहीं, बस हमने आपको दिखाया नॉर्मल कौन कहां से जाएगा। ये इतना हो गया। फिगर अब समझ में आ रहा है कि लाइट रेज कहां से कहां गई है। आप देखो अगर दूसरा सरफेस ना होता तो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहां बनती, ये बनती जा करके, ऐसे बनती जा करके आई पर, मान लो आई डैश मान लिया। लेकिन ये जब आगे बढ़ी तो दूसरे सरफेस ने इसको रिफ्रैक्ट कर दिया और फाइनल इमेज आई पर जाकर बनी। ये ओ है। ओ से लेंस तक की जो डिस्टेंस होती है आपको पता है यू से लिखते हैं। इस सरफेस के लिए C1 के लिए इमेज कहां बन रही है, आई डैश, यानी इसके लिए ये इमेज बने, यहां से काउंट होगा, यहां से नहीं। ये हो गया V, डैश कर दिया क्योंकि फाइनल यहां बनेगी। सेकेंड सरफेस ने इमेज यहां बनाया है, यहां से काउंट होगी C2C, ये हो गई हमारी V। इतना क्लियर है। अब ध्यान से, जब लाइट रेस ओ से चलना स्टार्ट हुई पहले सरफेस पर आई तो ये ऑब्जेक्ट का काम किया इसने, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई। इस सरफेस के लिए इमेज v डैश डिस्टेंस पे, जब ये जाकर के सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो सेकेंड सरफेस पर लाइट रे कौन सी इंसिडेंट हुई, ये है ना आई डैश वाली, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगी, यानी u के प्लेस पे ये डिस्टेंस रहेगी सेकेंड सरफेस के लिए, और इमेज v के प्लेस पे v रहेगा। तो ध्यान देना, अब हम करते हैं बहुत आसानी से, फिगर समझ गए होंगे तो। फॉर फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस, पहले उत्तल पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, ठीक। और कैसा स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन यहां भी हो रहा है, और रिफ्रैक्शन का फार्मूला पीछे अभी कराया था, डेरिवेशन जो हुआ था। फाइनल वाला लगाते हैं फार्मूला, n1 n2 वाला नहीं। तो ये बोलो फार्मूला क्या था, ध्यान से, n बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई, ये था। तो पहले सरफेस के लिए लाइट रे एयर से जा रही है डेंसर में, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो n रहेगा, और पहले सरफेस के लिए v कितना है, तो भैया हो जाएगा n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, पहले सरफेस के लिए u कितना है, u ही है, इज इक्वल टू n माइनस 1, n ही रहेगा, और r की प्लेस पे r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस की r1 लेट कर लिया और दूसरे सरफेस की ये दूसरा सरफेस है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इधर r2, और पहले सरफेस के लिए इधर यहां सी लिखा नहीं, यहाँ कहीं होगा पॉइंट, इधर हो जाएगी r1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे यूज करना है फॉर सेकेंड। अब सेकेंड सरफेस कैसा पड़ रहा है, कॉन्केव जैसा पड़ रहा है ना। फॉर सेकेंड सरफेस
दूसरे सरफेस के लिए, दूसरे सरफेस में देखो डेंसर से रेयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा। मान लो एयर से जब डेंसर में गई तो n1/n2 मान लो था, अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो n2/n1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अभी हमने जो n लिया था अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। सेकेंड सरफेस के लिए n के प्लेस पे 1/n हो जाएगा, और v डैश के प्लेस पे इमेज कहाँ बनी सेकेंड सरफेस के लिए, v पर बनी है सेकेंड सरफेस के लिए। -1/u सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये आई डैश वाली रे, कितनी डिस्टेंस है इसकी, v डैश, लेकिन हमें तो सेकेंड सरफेस से चाहिए, यहां से चाहिए, तो क्या करेंगे, ये v डैश है, अगर v डैश से हम t माइनस कर दें ये बचेगी, तो ये हो जाएगा v डैश माइनस टी, ठीक, इज इक्वल टू n-1, n के प्लेस पे उल्टा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और r के प्लेस पे r2, सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, बस इसी में दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। 1/nv हो गया 1/v डैश माइनस टी, यहां एलसीएम ले लो n, तो 1 माइनस n अपॉन में n हो गया, और अपॉन में r2 भी है। चूंकि लेंस कैसा है, चूंकि लेंस पतला है, पतला है तो हम क्या कहेंगे, जो t है उसको हम नियर अबाउट 0 मान लेंगे, मोटाई को शून्य कर देंगे। 1/v डैश बचेगा, t को हटा दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन n r2। अब यहाँ पे इक्वेशन को बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, इधर भी उधर भी, मल्टीप्लाई बाई n, यहाँ n अपॉन एन वी, n अपॉन वी डैश, n 1 माइनस n अपॉन में n r2, मल्टीप्लाई हो गया ना इनसे, यहाँ कैंसिल हो गया, हुआ, यहाँ बचा 1/v माइनस n अपॉन, यहाँ जो 1 माइनस n लिखा है इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो n-1 लिख सकते हैं अपॉन में। अच्छा ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि पहले इक्वेशन में भी n-1 था इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है, n अपॉन वी डैश माइनस 1/u, इसमें जोड़ लो लेफ्ट साइड, 1/v माइनस n अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, n-1 अपॉन r1, इसको जोड़ो, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, n-1 बाई, ये देखो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये बचा कितना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 कॉमन ले लो, बचेगा 1/r1 माइनस 1/, अच्छा आपको मालूम है फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये लिखा है, तो इसको हम 1/f लिख सकते हैं, ये हो गया भैया फार्मूला फाइनल, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों इसका आता है। और फिगर समझ गया तो सब आसान, नहीं समझे तो सब हार्ड हो जाए। पढ़ाने दिक्कत क्या है, हम्म?
दो ही तो फोटो बोले कि अलग अलग लेना, दो दोनों में लेना फोटो। तो क्या दो दो बार बच्चों को बुलाएंगे, दो दो बार बुलाएंगे? ये थोड़ी ठीक है। हाँ होगा। मैं कमजोरी बहुत छाई आजकल है। खाते पीते नहीं होगा? खाया करो भैया, नहीं तो दिमाग ही कमजोर रहेगा फिर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, पढ़ा होगा आपने भी। ऐसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? एकदम स्वस्थ ढीले ढाले से शरीर में जान नहीं है। खाया करो कुछ ताकत की चीजें। हो गया। देखो क्वेश्चन जो था शायद आपको हमने बता दिया था ना। हाँ क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, यानी जल का अपवर्तनांक 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। ठीक, ग्लास का कितना है? 3/2। अ लेंस प्लेस्ड इन एयर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जब एक लेंस को हम एयर में रखते हैं तो फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर मिलती है, और जब उसको हम रखते हैं, यदि उसे जल में डुबो दिया जाए, अगर पानी में डुबो देंगे तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? बताओगे? ये तो हम काहे बताएं बेटा। ANW 4/3। ANW का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का है अपवर्तनांक। अगला बोला था ANG ग्लास का 3/2। फोकल लेंथ एयर में, जब लेंस को हम एयर में लिखे FA हो गया, ए मतलब एयर हो गया। जब एयर में रखा तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया जल में डुबो देंगे तो कितनी फोकल लेंथ होगी, ये पूछा गया। फार्मूला आपको मालूम है, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू, ठीक। तो बना लेते हैं। फॉर एयर के लिए 1/fa इक्वल टू n कितना होगा, एयर में रहेगा तो ANG -1, FA कितना है 10, ANG कितना है 3/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे ही बनाओ फॉर वाटर, वाटर पानी के अंदर ले जाना है ना, 1/FW। अब ध्यान देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा जाएगा, जब लेंस चला गया पानी के अंदर तो पहले जो सनलाइट आएगी पहले कहां इंसिडेंट होगी, वाटर पे, और फिर वाटर के अंदर जाएगी लेंस में। तो कहां से कहां गई, वाटर से ग्लास में गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा WNG। ठीक, FW तो भाई बताना है। अब WNG तो है नहीं आपके पास। WNG का फार्मूला हमने बताया था, ANG/ANW, याद है? यहाँ पूरा सॉल्व कर रहे हैं, अगर कंपटीशन में आता तो पूरा नहीं करना पड़ेगा आपको।
फटाक से भी देखो कैसे आएगा, बता देते वो भी। अभी फार्मूला बनेगा वो तो बना देते, आप वही यूज कर लेना, ये सब नहीं करना है आपको। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे 12th के बच्चे हैं तो उनको भी फायदा मिल जाएगा, पूरा करना पड़ता है उनको। अगर डिवाइड कर देते हैं, चलो हम फार्मूले को डिवाइड करते हैं पहले। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करोगे इससे तो ये उलट के ऊपर आ जाएगा, एफ डब्ल्यू अपॉन में 10। फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड किया है यानी ये ऊपर रहेगा। हम इसी को लिखते हैं पहले, ये नहीं लिखते हैं क्योंकि फार्मूला बनाना है। एन जी माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहां लिख देते हैं एफ ए। अब ये फार्मूला याद रख पाओगे ना, ये सब नहीं करना है। पेपर में आता है तो आपको ऐसे दी जाएंगी वैल्यू, आप सिंपल इसी को यूज करना है। सेकंड मीडियम फोकल लेंथ अपॉन फर्स्ट मीडियम में इक्वल टू में ग्लास के यानी एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन में जो मीडियम हो, जिस मीडियम में लेंस को डाला जा रहा हो उसको पहले, बाद में कांच का। तो भैया एफ डब्ल्यू निकालना है। एफ ए हमारे पास 10 है, ए एन जी 1.5 -1, ए एन जी 3/2 था, डिवाइड करके 1.5। डब्ल्यू एन जी कितना है नहीं पता है, डब्ल्यू एन जी का फार्मूला होता है ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। यहाँ ऊपर माइनस कर दोगे तो 0.5 बचेगा, अपॉन में ए एन जी की वैल्यू 1.5 पूरा रख देते हैं, 3/2 अपॉन में ए एन डब्ल्यू 4/3 उलट जाएगा 3/4। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, एलसीएम लोगे 8 आएगा, इधर 8, 9 - 8 1/8। ठीक, 8 चला जाएगा ऊपर, 8 × 5 = 40, 4.0 अपॉन में 10 उधर भेज दो तो 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। फोकस दूरी बढ़ गई घट गई, बढ़ गई। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, है ना। और भी क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन तो लिखा नहीं, क्वेश्चन हम आपको ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक, अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, आधे घंटे में क्वेश्चन मिल जाएंगे। बंद कर दो।